एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आपका छत्तीसगढ़ का अभी एग्जाम होने वाला है और वहां पे जो लोकल लॉज हैं उसमें एक रेंट कंट्रोल एक्ट को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग एक्साइज एक्ट को डिस्कस करेंगे। इसका जो वेटेज होता है एग्जाम में वो 4 से 5 क्वेश्चंस का होता है। इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मेनली बेयर एक्ट बेस्ड होते हैं, तो आपको बेयर एक्ट पे ही अपना कमांड बहुत ज्यादा रखना है। जो स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे मुझे कि उनको इम्पोर्टेंट सेक्शन इसमें बता दूं, तो मैं यहाँ पे उनको इम्पोर्टेंट सेक्शन बता देती हूँ और उस सेक्शन के अंदर से क्या आने की पॉसिबिलिटीज हैं एग्जाम में मैं आपको वो बता देती हूँ। तो आ जाइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि इसको छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915 कहते हैं। यहाँ पे टोटल 69 सेक्शंस हैं जिनको 9 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। इसमें जो फोर्स में आने का डेट है इस एक्ट का वो है 1 जनवरी 1959। ये इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको याद रखनी है। इसके बाद आ जाते हैं सेक्शंस पे, तो इसको हम सेक्शन 2 से शुरू करेंगे जो डेफिनेशन वाला सेक्शन है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिफाइन किया गया है जो आपको पूरे एक्ट में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बियर को देखिए जो सब क्लॉज 1 में डिफाइन किया गया है। आपको साथ में ये भी याद रखना है कि वो 2 के 1 में है, 2 में है कि 3 4 में है, वो भी आप साथ में याद रखिएगा। तो इसमें देखिए एल, स्टाउट, पोर्टर और सारे ही फर्मेंटेड लिकर्स जिनको माल्ट से बनाया जाता है उनको हम क्या कहेंगे, बियर कहेंगे। अब ये एल, स्टाउट या पोर्टर एंड जो भी दिया गया है वो सब क्या होता है, इसकी डिटेल में आपको मीनिंग जानने की जरूरत नहीं है। आपके प्रीलिम्स में जो ऑप्शंस आएंगे वो इसमें से ही आएंगे। इसके बाद आ जाइए बॉटल पे। तो जब भी किसी लिकर को किसी कास्क या वेसल से, कास्क का मतलब पीपा होता है, तो इनसे जब भी किसी लिकर को ट्रांसफर किया जाता है किसी बॉटल, जार, फ्लास्क या किसी भी अदर आपकी जो भी बॉटल टाइप की मटेरियल्स होती हैं उसमें सेल के पर्पज से, तो हम उसको बॉटल कहते हैं। यहाँ पे जो एक चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है, बॉटलिंग में रीबॉटलिंग इंक्लूड होता है। आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद आ जाइए 4 पे जो कि है कॉमन ड्रिंकिंग हाउस। अब ये कॉमन ड्रिंकिंग हाउस क्या है कि जो लिकर ड्रिंकिंग के पर्पज से यहाँ पे बनाया गया है जिसमें प्रॉफिट और गेन इन्वॉल्व है, उस पर्पज से जो भी प्लेस है वहां पे आपका ओइंग होगा, ऑक्यूपाइंग के लिए है, यूज करने के लिए है, उसको रखने के लिए है, उसके मैनेजमेंट, केयर और कंट्रोल से रिलेटेड है। लिकर के मैनेजमेंट और कंट्रोल से रिलेटेड ये जो भी प्लेस इन पर्पसेस के लिए दिए जाएंगे उसको हम कॉमन ड्रिंकिंग हाउस कहते हैं। इसके बाद आ जाइए 6 पे, ये इंपॉर्टेंट है और इसको बाद में ऐड किया गया था 1986 में, एक्साइजेबल आर्टिकल। ये एक्साइजेबल आर्टिकल क्या है, तो देखिए यहाँ पे 3 बातें कही गई हैं। पहला, कोई भी अल्कोहलिक लिकर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कोई भी अल्कोहलिक लिकर। और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, अब ये इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग क्या होता है ये आगे आपका एक जगह डिफाइन किया गया है, वहां पे मैं आपको बताती हूँ। और उसके बाद से है ओपियम और पॉपी स्ट्रॉ, जिनको आपके नार्कोटिक ड्रग्स और साइक्रोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट में डिफाइन किया गया है। ये तीनों आपकी जो होते हैं वो एक्साइजेबल आर्टिकल की डेफिनेशन में अंदर आ रहे हैं, तो आपको ये तीनों चीजें यहाँ पे याद रखनी है। इसके बाद आ जाइए एक्साइज रेवेन्यू पे। तो एक्साइज रेवेन्यू का मतलब वही हुआ कि जो भी ये लिकर है इन सब के ऊपर अगर कोई भी तरह की ड्यूटी, फी, टैक्स, पेनल्टी या पेमेंट लगाई जा रही है, लेकिन इसमें जो चीज इंक्लूड नहीं होती है वो है अदर देन अ फाइन इम्पोज्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ से जो फाइन इम्पोज किया जाएगा वो एक्साइज रेवेन्यू के डेफिनेशन में नहीं आता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाइए इंटॉक्सिकेंट पे। तो इंटॉक्सिकेंट का मतलब कोई भी लिकर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। तो अब देखिए इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग जो है वो हमने 2 जगह पे देखा। तो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग को फाइनली क्लॉज 12 में डिफाइन किया गया है, तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए जो लीव्स होते हैं, और आपका एक चीज यहाँ पे दिया गया है कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ द इंडियन हेम्प प्लांट। जो भी हेम्प प्लांट होते हैं जिनको हम सन प्लांट कहते हैं, उनके जो टॉप पे फ्लावर होते हैं उन सबको, और उसमें जो लीव्स होते हैं इनको हम इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग कह रहे हैं। और इसमें आपकी भांग, सिंधी और गांजा, इनके सारी फॉर्म्स इंक्लूड होते हैं। ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भांग, सिंधी और गांजा ये
किस डेफिनेशन में आते हैं या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में क्या इंक्लूड है, तो आपको ये चीज यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कोई भी मिक्सचर बिना किसी या किसी न्यूट्रल मटेरियल के साथ, विद और विदाउट, तो ये भी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद लास्ट में है कि कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग या नार्कोटिक सब्सटेंस जिसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है और उसको इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग डिक्लेयर किया है। और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग जो है वो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो क्लॉज 12 में डिफाइन किया गया है, तो आप इसको जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए लिकर, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्लॉज 13 में है। यहाँ पे इंटॉक्सिकेटिंग लिकर और जिसमें आपका क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, वाइन, स्पिरिट, वाइन, तारी, बियर का डेफिनेशन अभी हमने देखा, और सारे ही लिक्विड जो कंसिस्टिंग है जिसमें कोई ना कोई रूप में अल्कोहल, तो जिसमें भी अल्कोहल आपका इंक्लूड है उन सारी लिक्विड को हम क्या कहते हैं, लिकर कहते हैं। और यहाँ पे वाइन, स्पिरिट एंड सो ऑन जो भी दिया हुआ है वो भी साथ ही साथ इंक्लूड होता है। और या तो किसी सब्सटेंस को जिसने गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हो एज अ लिकर फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्साइज एक्ट। उसके बाद आ जाते हैं हम मैन्युफैक्चर पे। मैन्युफैक्चर में क्या है कि हर वो प्रोसेस, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, याद रखिएगा कि प्रोसेस में यहाँ पे सिर्फ नेचुरल प्रोसेस नहीं है, आर्टिफिशियल प्रोसेस भी इंक्लूड है। यहाँ पे इस प्रोसेस में के थ्रू जो भी इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड आपका जो मटेरियल है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है या प्रिपेयर किया जा रहा है, एंड ऑल्सो इसमें रीडिस्टिलेशन और हर एक प्रोसेस जो रेक्टिफिकेशन का होता है, फ्लेवरिंग का होता है और ब्लेंडिंग का होता है या लिकर को कलर करने से जो रिलेटेड होता है, वो सब कुछ मैन्युफैक्चर में ऐड है। तो आप जो ये वर्ड्स हैं इसके प्रोड्यूस, प्रिपेयर्ड और रीडिस्टिलेशन, ये वर्ड्स आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से याद रखने हैं जो आपसे ऑप्शंस में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आ जाइए सेक्शन 4 को देखते हैं। तो सेक्शन 4 में ये बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर करेगी कि किस लिकर को हम कंट्री लिकर कहेंगे और किस लिकर को फॉरेन लिकर कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब कि कंट्री लिकर और फॉरेन लिकर दोनों में डिफरेंस है, और इसको नोटिफाई कौन करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। इसके बाद आ जाते हैं एस्टैब्लिशमेंट में। तो सेक्शन 7 में बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन कुछ मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे क्लॉज ए है जहां पे किसी ऑफिसर को अपॉइंट किया जा सकता है जिसको हम एक्साइज कमिश्नर कहेंगे, और इसको जो भी है वो पावर्स और कंट्रोल दिए जाएंगे, एंड ही शैल सुपरिटेंडेंट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट, और साथ ही साथ एक्साइज रेवेन्यू की जो कलेक्शन का है वो भी इसके पास में है, एक्साइज कमिश्नर के पास। उसके बाद है किसी भी पर्सन को यहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है अदर देन कलेक्टर, जो बाकी के पावर्स को और ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा, लेकिन वो पावर्स एंड ड्यूटीज जो इसके ऊपर इंपोज किए जाएंगे वो कलेक्टर के थ्रू किए जाएंगे। ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाइए 7A पे। तो 7A को आप डायरेक्टली देख लीजिए कि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्लाइंग स्क्वाड्स इसको दिया गया है, तो आपसे यहाँ पे डायरेक्ट सेक्शन पूछा जा सकता है कि 7A किससे रिलेटेड है। अब आ जाते हैं 8 पे। तो जो भी इंटॉक्सिकेशन है उसके इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट पे जो प्रोहिबिशन का पावर है वो कैसे इंपोज होगा वो देखिए। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रोहिबिट कर सकती है कि कोई भी इंटॉक्सिकेंट या सारे के ही सारे थ्रू आउट द स्टेट या स्टेट की किसी पर्टिकुलर पार्ट में वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं होंगे। साथ ही साथ उसके ट्रांसपोर्ट पे भी प्रोहिबिशन लगा सकता है स्टेट गवर्नमेंट, और इसके लिए सुटेबल प्रोविजन भी बता सकते हैं कि जो महुआ होता है, महुआ एक बेसिकली आपका प्रोडक्ट होता है जिससे जनरली लिकर बनाए जाते हैं, तो इफेक्टिव कंट्रोल उसके लिए क्या होगा वो भी यहाँ पे उसके लिए सुटेबल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। इसके बाद आ जाइए 9 में। तो 9 पे दिया गया है कि जो रेस्ट्रिक्शन होगा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट पे, वो क्या है कि बिना स्टेट, जब तक देखिए यहाँ पे दो चीजें एक्सेप्शन दी गई हैं। पहला, आफ्टर द पेमेंट ऑफ एनी ड्यूटी टू विच इट मे बी लाइबल अंडर दिस एक्ट और द एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड, पेमेंट पे है किसी ड्यूटी की और एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड पे है। और दूसरा जो है वो ये है कि ऑन कंप्लायंस विद सच कंडीशन एज द स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोज, वो स्टेट गवर्नमेंट कोई अगर कंडीशन इम्पोज करती है तो, नहीं तो बिना सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कोई भी इंटॉक्सिकेंट जो है वो इंपोर्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा और ट्रांसपोर्ट नहीं होगा।
इसके बाद हम आ जाते हैं 11 पे, जहाँ पे दिया गया है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो पास है वो पास कौन ग्रांट करेगा, तो वो कलेक्टर ग्रांट करेगा। इसके बाद जो है वो आगे के सेक्शन को हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।